वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है पेपर 2 के लिए, जो है कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमें इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों 2016 के अलावा मैंने 2011, 2014, 2017 और 2019 के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो दोनों पेपर है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लिए अभी वीडियो मैंने बना करके रखा है। नीचे में दोस्तों वीडियो का लिंक दे रखा है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी उसको दोस्तों TET प्रैक्टिस सेट और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्वर पेपर के नाम से भी वो दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार है। वहाँ पास जब भी आपको समय मिलता है ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इस भाग में कुल 4 भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला भाग है दोस्तों उसमें बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय भाग में हिंदी के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तृतीय भाग है अंग्रेजी के, इसमें से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और चतुर्थ भाग जो है दोस्तों वो सब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए गणित और साइंस को सॉल्व करना रहता है, ये दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और आर्ट बैकग्राउंड वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को सॉल्व करना होता है, ये भी दोस्तों 60 अंकों का प्रश्न होता है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मूल्यांकन करने के लिए कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों पिछला जो वीडियो हमने देखा था जिसमें बाल विकास के बारे में अध्ययन किया था, तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी के तो महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो हमारे पास दोस्तों जो अभी अपठित गद्यांश होता है उसका शीर्षक किस तरीके से होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए, कठिन होना चाहिए या अलंकृत होना चाहिए? तो दोस्तों जो अपठित गद्यांश होता है उसका शीर्षक जो होना चाहिए वो केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। उस किस टॉपिक पर वो बोल रहा है दोस्तों वही उसमें होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गाल बजाना मुहावरा है, उसका अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाने का मुहावरे का जो अर्थ होता है एक प्रकार का बाजा है, या गाल थपथपाना, या डींग हाँकना, या पूजा करना। तो दोस्तों गाल बजाने का अर्थ होता है डींग हाँकना होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण विराम का जो अर्थ होता है दोस्तों पूरी तरीके से रुक जाना, थोड़ा सा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना, या ज़्यादा देर तक रुकना। तो दोस्तों पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरीके से रुक जाना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों केतु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है हमको ये बताना है। किरण, प्रकाश, दिशा या झंडा? तो दोस्तों जो झंडा होता है वो क्या है, केतु का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और बहुत से प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं दोस्तों जिसमें केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला दोस्तों इसमें बहुत सारा कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दोस्तों जरूर ऑन कर लें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दोस्तों जो तपोवन शब्द है उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तपोवन है वो एक प्रकार से क्या है, विसर्ग संधि है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण है? तो दोस्तों कौन सा शब्द जो है विश्लेषण है? निपट, पढ़ना, खर्च या मुद्रा? तो दोस्तों इसमें जो विश्लेषण वाला जो शब्द है, विशेषण वाला जो शब्द है दोस्तों वो है निपट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ से वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों अर्थ के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो दोस्तों व्यंजन के आपने प्रकार पढ़ा होगा, तो उसमें से आपने संघर्षी व्यंजन पढ़ा होगा, जिसमें कौन से शब्द आते हैं उसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों उसमें जो स शब्द है वो क्या होता है, संघर्षी शब्द व्याकरण के अंतर्गत संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिजु का विलोम है, तो दोस्तों रिजु अर्थात दोस्तों रेखा जो होता है उसका विलोम क्या होगा, उसका होगा दोस्तों वक्र। ठीक है, तो ये इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? तो वाचन में दोस्तों कौन सा गुण नहीं होता है, वो है दोस्तों शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह,
प्रवाह या अटकना। तो दोस्तों आप जो पढ़ाई करते हो दोस्तों, उच्चारण करते हो, उस समय जो पढ़ाई का वाचन करते हो दोस्तों, उसमें अटकना जो है उसका गुण नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो दोस्तों पश्च स्वर अर्थात जो क्या है, पीछे लगने वाला स्वर है, तो वो क्या है दोस्तों, ज है, ई है, ऊ है, आ है। तो दोस्तों ऊ जो है पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों मिठाई वाला फेरी वाला मिठाई और लगाव में प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय प्रयुक्त उपयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या शब्द विन्यास का प्रयोग किया गया है, श्रुति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों फेरी वाला जो है दोस्तों, इसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसके द्वारा दोस्तों आप समझ सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो एक है फेरी और वाला, और दूसरा क्या है, मिठा धन ई। ठीक है, उसी तरह से लगा धन व। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको समझ आ गया होगा इसमें प्रत्यय क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या होती है? तो दोस्तों विराम चिन्ह से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं 2 प्रश्न। तो विराम जो है दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको अगर उसकी तैयारी करते हो तो उसको आप जो है दोस्तों आसानी से 2 नंबर कवर कर सकते हो। विराम चिन्ह पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके रखा है, आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में वो जो है हिंदी ग्रामर के नाम से दोस्तों, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से जरूर चेकआउट कीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर आपको पाना है तो वो वीडियो को जरूर मिस ना कीजिए। चलिए, तो दोस्तों विराम चिन्ह की उपयोगिता क्या है कि भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामासिक जो है शक्ति बढ़ाने के लिए, स्वाभाविकता की स्पष्टता के लिए, या व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। तो दोस्तों जो विराम चिन्ह होता है वो भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए होता है। ठीक है, जहाँ पास जो है चिन्ह का प्रयोग करोगे तभी तो है दोस्तों शब्द का जो है सही उच्चारण हो पाएगा और सही शब्द निकलेगा, सही मीनिंग उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, नहीं तो विराम चिन्ह का जो भी प्रयोग करते हो दोस्तों, उसमें से शब्द का जो मीनिंग निकलना चाहिए वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों कपटी मित्र जो कहा गया है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है मुहावरा, उसमें सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, कौन सा मैच कर रहा है? वो है गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा, या गांठ का पूरा होना। तो दोस्तों जो आस्तीन का सांप होता है वही क्या होता है, कपटी मित्र होता है। तो ये बहुत ही सरल है, आपको तो जरूर पता होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो एक शब्द है मोटापा और दूसरा क्या है बुढ़ापा, ये दोनों के दोनों क्या है, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगर इसके लिंक की बात करें तो दोस्तों ये आता है पुल्लिंग शब्द में आता है, मोटापा बुढ़ापा। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पास जो दिया गया है उसमें से हमको क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा को बताना है। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, पहला है सेना, दूसरा है श्याम, तीसरा है लड़का और चौथा है मेला। तो यहाँ पास जो है लड़का जो है दोस्तों पूरी तरीके से जाति को बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि हम लोग बात करें सेना, तो सेना क्या होता है, एक समूहवाचक संज्ञा है। और श्याम की बात करें तो दोस्तों श्याम जो है ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरीके से मेला भी एक क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो लड़का जो है दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें पूरे लड़के लोग शामिल हो जा रहे हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। तो अपठित गद्यांश जो है दोस्तों उसका सारांश क्या होना चाहिए, दिए गए अंश का दुगुना होना चाहिए, दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए, दिए गए अंश के बराबर होना चाहिए, या दिए गए अंश से 4 गुना होना चाहिए। तो दोस्तों अपठित गद्यांश का जो सारांश होता है वो क्या होना चाहिए, दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए, तो आप पूरा कहानी लिखते हो क्या, नहीं लिखते ना, उसमें से क्या है 1/3, मतलब दोस्तों लगभग जो है आप उसका 33% ही आप उसको क्या लिखते हो, डील करके लिखते हो, और उसी 33% में जो पूरा गद्यांश होता है दोस्तों उसका सार जो है उसमें सम्मिलित हो जाता है, वही सारांश कहलाता है। चलिए देख लेते हैं अगला। आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? तो आलस्य जो शब्द है दोस्तों उसका विश्लेषण क्या है, आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। तो दोस्तों इसमें जो है आलसी जो शब्द है वो क्या है, इसका विश्लेषण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो पुल्लिंग नहीं है, वो है सभा, समाज,
परिवार, समुदाय। तो समाज, परिवार, समुदाय जो है दोस्तों स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन जो सभा होती है सॉरी यहाँ पर जो सभा है वो क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। और क्या हो जाएगा, जो समाज है, परिवार है और समुदाय है, ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में आता है। तो हमको क्या बताना दोस्तों, जो पुल्लिंग नहीं है वो हमको वो बताना है। तो सभा क्या है, एक प्रकार से स्त्रीलिंग में आता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, चूंकि ये क्या है, पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, कौन सा चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पुल्लिंग नहीं है बोल रहा है, तो आपको कंफ्यूज आपको क्रिएट हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में करोगे तो शायद आपका ऑप्शन जो है गलत हो सकता है, नंबर कम हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न है पठन कौशल है। तो दोस्तों पठन कौशल जो है किससे संबंधित है, वो लिखित भाषा को पढ़ने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया, गुनगुनाने की प्रक्रिया या बोलने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें जो है लिखित भाषा को पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है, पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, देखो कोई भी शब्द कहा जा रहा है दोस्तों, जब वो सार्थक कब होगा, जब क्या होगा, बोलने में सरल हो, वो वाक्य में प्रयुक्त हो, या उनके निश्चित अर्थ हों, या व्याकरणिक दृष्टि से सही हो। तो दोस्तों जब भी क्या हो, उसके जो अर्थ है वो निश्चित रहेगा, तब तक क्या हो जाएगा, वो सार्थक होगा। अगर उसका अर्थ ही निश्चित नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनर्थ या अव्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपठित गद्यांश का उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के बौद्धिक गहराई को जांच करना, या भाषिक सौंदर्य की परख रखना, विचारों की व्याख्या करना, या आलोचना करना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना ही क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बच्चा पठित तो कर लेता है, गद्यांश को पढ़ लेता है, जिसमें क्या होता है, उसके बौद्धिक गहराई से जांच करने के पश्चात दिए हुए नीचे प्रश्नों के उत्तर को आसानी से बताने की कोशिश कर सकता है। जब ऊपर की पठित गद्यांश को वो उसके दिमाग में समझ आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पंथ दो काज का अर्थ है। तो दिए गए प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इनमें से हमको बताना है कि एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा। अनेक कार्य करना, कार्य क्यों क्या ना करें ये सोचना, या एक साथ दो लाभ लेना, या एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो दोस्तों एक पंथ दो काज, या फिर बोल सकते हो दोस्तों एक तीर से दो निशाना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों दोनों एक ही प्रकार का है। तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ दो लाभ लेना। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, इसका एक पंथ दो काज, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य है। तो दोस्तों वाक्य क्या है, एकमात्र शब्द है, या उच्चारण जो मात्र है, या विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह है, या चिन्ह मात्र है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वाक्य है वो है क्या है दोस्तों, एक प्रकार से विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाला पद समूह होता है, जिसमें छोटे छोटे शब्द मिलकर के क्या होता है, एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और जो हमारे विचारों को पूर्णतः से प्रकट कर देता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है दोस्तों। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो भाषाई कौशल है, उसके अंतर्गत क्या आता है, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना, या देखना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें खेलना कूदना, बातचीत करना, देखना, ये सब इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। देखिए अगर देखिए भाषाई कौशल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बातचीत कर रहे हैं तो ये भी होगा ना, क्योंकि हम लोग क्या करके कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो भी भाषा के माध्यम से। लेकिन इसमें जो व्यापम जो आंसर लिया है दोस्तों वो पढ़ना लिखना को लिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने व्यापम के आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना लिखना, इसका आंसर दिया गया है व्यापम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, जलज शब्द है। तो दोस्तों जलज कौन सा सब प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, या योग ऋण है, यौगिक है, या ऋण है। तो दोस्तों ये जो है एक प्रकार का योग ऋण है। ठीक है, तो ये क्या है, जलज कौन सा शब्द है, योग ऋण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना। ठीक है, फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का कौन सा सही अर्थ सही है। तो इस कहावत का दोस्तों कौन सा सही अर्थ है, वो क्या है, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना, या पैर रखते हुए
फूंकना। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जब फूंक फूंक कर पैर रखना कहा जाता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों सोच विचार कर काम करना या सोच विचार कर कोई निर्णय लेना, ये भी कहा जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन तो उसमें मैच ही नहीं कर रहा है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा के आगत नहीं है? तो विदेशी भाषा से आगत नहीं है वो कौन सा है? ट्रेन, साबुन, शादी, कबड्डी। तो दोस्तों ट्रेन है शब्द है, साबुन शब्द है, शादी शब्द है, ये सब क्या है? विदेशी भाषा से है। लेकिन जो कबड्डी शब्द है दोस्तों वो हमारा देशज शब्द है। तो इसमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि देशी भाषा से आगत नहीं है, अर्थात हमको क्या बताना है? स्वदेशी, अर्थात खुद के देश में जो भाषा है उसके बारे में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, कबड्डी जो है स्वदेशी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो है कौन, कोई, वह, जो। तो इसमें से जो अनिश्चयवाचक है वो क्या है? कोई। तो कोई, जैसे कोई वाक्य है कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है क्या पता, ठीक है ना, मतलब कोई निश्चित नहीं है। कोई तो आने वाला है, ठीक है। कौन, कोई मतलब दोस्तों यहाँ पास क्या हो सकता है, कोई जो है आपको पूछ रहा था, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अनिश्चित है कि कौन पूछ रहा था। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा। अगर वह की बात करें तो वह आपको पूछ रहा था, मतलब क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि वो व्यक्ति है, सब निश्चित ही रहेगा। उसी तरीके से जो है, ठीक है, और कौन भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 60वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयोग हो रहा है? ठीक है, तो प्रयुक्त होता है, अच्छा तुम घर जाओ, पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए। तीसरा बोल रहा है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। और चौथा बोल रहा है अच्छा है वह अभी आ गया। तो इसमें जो अच्छा शब्द है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, एक विशेषण। तो इस यहाँ पास क्या हो रहा है, उस जगह की विशेषता की बात की जा रही है कि वह बहुत क्या है, अच्छा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पास जो अन्य देखा जा रहा है, जैसे अच्छा तुम घर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, उसमें आदेश की तरह से उसमें प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसमें अगला जिसमें बोल रहा है कि तुमने अच्छे किया जो तुमने अच्छा किया जो आ गए। ठीक है, उसमें उसके काम की अच्छा करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसमें विशेषण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर डी ऑप्शन की बात करें, अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास जो है उसमें जो है दोस्तों विशेषण की बात इसमें कही नहीं जा रही है। ठीक है, वो सिर्फ परिस्थितियों को ही अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो तीसरा भाग है अंग्रेजी का, उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें से 30 प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो है मैंने बाल विकास के भी और अन्य जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसका भी वीडियो बना करके रखा है, जिसमें से आप उसको देख सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर भी उसको सजो करके रखा है। तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, वहाँ से उस वीडियो का फ़ायदा आप ज़रूर ले लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो उससे दोस्तों पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल सके जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स का दोस्तों रेगुलर वीडियो मैंने शाम को प्रतिदिन अपलोड करके रखता हूँ, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए, ताकि आपका जो मैथ्स का ट्रिक आपसे क्लियर होता रहे और डेली प्रैक्टिस होता रहे मैथ्स का। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को और मेरे चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों टीटी के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे रखा है, जो आपके लिए सी टेट और साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों टेट के, उन सब में आपका वो काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।